Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम न्यूज़ में कवर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बिल, जहां पर बात की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर के पैनल से रिमूव करने के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे इंडिया का जो जीपीएस है नाविक टू लिंक to Aadhaar enrollment devices. Next we'll be covering about the India and Myanmar relations. साथ ही हम देखेंगे इंडिया जापान look to restart trilateral cooperation with Sri Lanka, in which we'll be covering about India Japan relations too. Next we'll be covering about the RBI's monetary policy and lastly हम बात करेंगे चाइना की स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव को लेकर. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मूव यहाँ पर लिया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट. एक बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पर बात की जा रही है सीजीआई को उस पैनल से हटाने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए. देखिए केंद्र सरकार ने किया क्या है, राज्यसभा में यहाँ पर इन्होंने एक बिल पेश कर दिया है, मॉडिफाइड द कमेटी फॉर सेलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर. अब देखिए हुआ क्या है, इस बिल के पास होने के बाद होगा क्या. जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अब इनको सिलेक्ट करने वाले पैनल में केवल और केवल रह जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर. साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट के मिनिस्टर, अगेन जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय दी प्रधानमंत्री इटसेल्फ. और इस पूरे मामले में से जो कि पहले हुआ क्या करता था, इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो सीईसी और ईसीस को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो कंपोजिशन था वो आपको देखने मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और साथ ही जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं उनका. अब ये जो पूरा मामला यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, इसी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है. अब देखिए हुआ क्या था, इसी साल अगर आपको याद हो मार्च महीने की बात है, जहां सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बैठक यहां पर बैठी थी. उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो सीईसीज और ईसीज की अपॉइंटमेंट की जाती है, इसको डिसाइड करने के लिए प्रधानमंत्री, साथ ही ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के एसेंट के द्वारा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी. अच्छा ऐसा क्या क्यों गया था, देखिए लगातार बार बार कुछ पिटीशंस लग रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें ये बोला जा रहा था कि भाई हमें सुधार करने की आवश्यकता है. तो अगर हम सीईसी और ईसीस की बात करें तो अभी की डेट में इन्हें अपॉइंट किया जाता है ऑन दी आर्टिकल ऑफ 324 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके तहत होता क्या है, संविधान के पास चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति दी जाती है. अब देखिए कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया था, इन्होंने एक बात बोली गई, देखिए जब तक संसद इस पर कोई भी नया कानून नहीं बना देता होगा क्या, ये ऐसे ही रहेगा. और इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही कोई नया कानून यहाँ पर बन के आ जाएगा तो इस पर्टिकुलर जजमेंट का कोई से यहाँ पर नहीं रह जाएगा. अब ये बिल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये एक सर्च कमेटी को बिठाने की बात कर रहा है, हु विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स एंड द सिलेक्शन कमेटी, जिसे हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और इसी के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा. अगर हम इनके टर्म्स की बात करें तो सीईसी और ईसीस का जो टर्म है इट इज़ 6 ईयर और एज ऑफ 65 विथ सैलरी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जो पहले इनका जो पेमेंट होता था वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दिया जाता था, और अब यहाँ पर बात की जा रही है कैबिनेट के जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके बराबर इसको कर दिया जाएगा. विच मीन्स अगर ये विधेयक यहाँ से पास हो जाता है तो अगर हम क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीईसी और ईसी को राज्य मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनसे नीचे का एक पोजीशन दिया जाएगा. इससे पहले अगर हम बात करें जो सीईसी या ईसीस होते थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखा जाता था. सो ये जो बिल है अगर ये पास हो जाता है तो इसमें कुछ बेसिक चेंजेस आप समझ गए हैं आपको क्या देखने मिलेंगे. साथ ही ये बिल रिपील कर देगा इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. आगे अगर हम बिल के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें
तो देखिए ये सर्च कमेटी को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल होगी ऐसे कैंडिडेट को रिकमेंड करने के लिए जिनको सीईसी और ईसी की पोजीशन पर लाया जा सकता है। इस कमेटी में आपको प्राइम मिनिस्टर देखने मिलेंगे एज अ चेयरपर्सन, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन देखने मिलेंगे इन दी लोकसभा एज अ मेंबर एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको अपॉइंट किया जाएगा बाय दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इसमें ये भी बात बोली जा रही है, अगर कोई भी रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो ये जो रोल है ये अज्यूम कर लिया जाएगा बाय एनी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। ऐसे केस में यहाँ पर सीजेआई को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। सर्च कमेटी का यहाँ पर काम क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, जिसको चेयर किया जाएगा बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। द सर्च कमेटी दे विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पोटेंशियल कैंडिडेट, ताकि इनको सिलेक्शन कमेटी को यहाँ पर कंसीडर किया जा सके। वहीं अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट करता है कैंडिडेट्स के लिए जो सीईसी या ईसी के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। Individual holding or having held position equivalent to the rank of secretary to the central government are eligible for this position first. Second, candidate must demonstrate expertise in management and conduct of the election. अगर हम सैलरी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, पुराने केसेस के हिसाब से इनकी जो सैलरी थी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती थी, लेकिन इस बिल के प्रपोजल के साथ ही जो सैलरी हो जाएगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के सैलरी के बराबर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो जो सीईसी और ईसी का टर्म्स ऑफ ऑफिस है उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया है। इसको 65 ईयर्स और 6 ईयर जो भी इसमें से पहले हो उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही अगर हम डिसीजन मेकिंग और बिजनेस कंडक्ट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर ये एम्फसाइज करता है यूनामिनस कंडक्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस रिलेटेड विद द इलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम रिमूवल और रेजिग्नेशन की बात करें तो बिल ने कोई खास चेंजेस यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं इन द रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ सीईसीज एंड ईसी। आर्टिकल 3 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है सीईसीज के रिमूवल के बारे में, इन्होंने सेम तरीके से इसको रखा है, द सेम प्रोसीजर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। सो इट मैंडेट एन ऑर्डर फ्रॉम द प्रेसिडेंट contingent upon a motion passed by both house of the parliaments within the same session, and EC can only be removed by the recommendation of the chief election commissioner, and resignation provision for CEs and ECs are remain unchanged। इस बिल में कोई खास चेंज नहीं देखने मिलेंगे। अब देखिए आपको याद क्या रखना, आर्टिकल 324, आर्टिकल 342 क्लॉज 2, 324 बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करने के बारे में। इसको अथॉरिटी देता है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। वहीं आर्टिकल 342 क्लॉज 2 यहाँ पर क्या आपको दे रहा है, ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट को ये ताकत दे रहा है कि अपॉइंट कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। इसी के साथ आर्टिकल 324 क्लॉज 5 यहाँ पर बात कर रहा है, ये ऑथराइज कर रहा है प्रेसिडेंट को कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के लिए होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 325 इंश्योर कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल no individual can be disqualified from voting or including in a special electoral roll based on the factors like religion, race, caste, creed, sex, etc. वहीं आर्टिकल 326 बात कर रहा है टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हमें डिटेल में समझना होगा। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ईसीआई की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एज वेल एज द स्टेट इलेक्शन। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें तो ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने की बात करती है इंक्लूडिंग नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। मैंने आपको बताया है आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन को और असाइन करता है एक ऐसी पावर जिसके तहत ये वोट करवा सकते हैं। इसको देखिए इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द 25 जनवरी 1950 और इसी के तहत आप देखेंगे हम प्रत्येक 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग वन, इसको हेड किया जाता है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साथ ही यहाँ पर आपको दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स दिखाई देंगे एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
देखिए, हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, सीईसीज और इलेक्शन कमिश्नर को। साथ ही अगर हम बात करें तो इनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है जो कि 6 साल से लेके 6 साल या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा वो डिसाइड किया जाता है। अगर हम रिमूवल की बात करें तो दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर एन एक्सपायरी टर्म। रिजल्ट क्या होगा? दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल विच इज़ वेरी सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। ईसीआई के पावर एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो ये देखिए, टेरिटोरियल एरिया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करने के काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं सो दैट जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें रजिस्टर किया जा सके। साथ ही दे सुपरवाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन टू इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसीज एंड द इंटीग्रिटी। साथ ही ईसीआई इलेक्शन की डेट को सेट करता है, पोलिंग्स को देखता है और अनाउंस करता है रिजल्ट्स को। इलेक्शन कमीशन साथ ही इंश्योर करता है कि यहाँ पर एक बहुत क्लियर और फेयर इलेक्शन किए जा सकें और ऐसे में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी यहाँ पर पेश किया जाता है। साथ ही ये डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब शेड्यूल होंगे, किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे, वेदर दे आर दी जनरल इलेक्शन और दी बाय इलेक्शंस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है इंडियन जीपीएस नाविक विच इज़ द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, या इसी को हम नाविक बोलते हैं। इसको यहाँ पर लिंक किया जाएगा आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस के साथ। देखिए, नाविक की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में इंडियन वर्जन है जीपीएस का, जिसमें 7 सैटेलाइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए, होगा क्या, आधार एनरोलमेंट किट्स की वजह से इन पे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना, उसको वेरीफाई करना जीपीएस सिस्टम की सहायता से आसानी क्रिएट कर देगा। रिजल्ट क्या होगा? ये जो इंटीग्रेशन होगा इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी है लोकल बेस्ड सर्विसेज की, जहाँ पर लोकेशन को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज दी जानी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। सो इसी को लेकर आप देखेंगे जो सेंटर है वो लगातार एनकरेज कर रहा है सेल फोन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो इस तरीके की डिवाइस बनाएं जो कि नाविक के साथ कंपैटिबल हो, सो दैट यहाँ पर जो भी ऑल्ट्रेशन किए जाने हैं हार्डवेयर में उन्हें किया जा सके। अब जैसे ही आप देखेंगे नाविक के साथ आधार को लिंक कर दिया जाएगा, सो जितनी भी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं उन्हें ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। अब देखिए, जब आप नाविक की बात करते हैं ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स नेटवर्क है जो कि ग्राउंड स्टेशन पे 24/7 की रिपोर्टिंग के साथ काम करता है। ये टोटल 8 सैटेलाइट हैं, हाउएवर ओनली 7 आर रिमेन एक्टिव टिल नाउ। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिलेशन है, इसकी फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ IRNSS-1A, इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 को, और इसी के बाद आप देखेंगे बाद में 8th सैटेलाइट को IRNS-11 को लॉन्च किया गया अप्रैल 2018 में। अब देखिए, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ये भी नाविक का यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि अलर्ट किए जा सके नेचुरल डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लिप, लैंडस्लाइजेस, अर्थक्वेक, फ्लड्स और एवलांचेस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नॉट अलोन एनडीएमए बट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिव सिस्टम भी इसका यूज़ करता है ताकि जितने भी साइक्लोन से रिलेटेड अलर्ट हैं, हाई वेव्स हैं, सुनामी है और फिशरमैन्स को जो भी जानकारी देनी है वो इसकी सहायता से दी जा सके। नॉट अलोन दिस, देयर आर डिफरेंट बॉडीज़ लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस. They are also involved with the NAVIC to gather the information and to release it to the different level. Now the questions come कि what is NAVIC? जैसा मैंने आपको बताया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन इसका पूरा नाम है। ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल सैटेलाइट है जिसको इसरो ने यहाँ पर डेवलप किया गया। पहली बार ये कॉन्सेप्ट सन 2000 में हमें देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के पास अपना खुद का एक नेविगेशन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होना चाहिए और वही बनकर आएगा नाविक। नाविक में जैसा मैंने आपको बताया 7 सैटेलाइट्स आपको जियो स्टेशनरी में देखने मिल जाएगी। हालांकि दे आर 8 इन नंबर बट ओनली 7 आर वर्किंग राइट नाउ। अगर हम इसके पोटेंशियल यूजेस के बारे में बात करें तो देखिए, नाविक बेसिकली 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन इज़ द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, अनदर वन इज़ द रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज।
स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिविलियन यूज़ के लिए जैसे एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पहुँचाने के काम करता है। वहीं अगर हम रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज की बात करें तो जो इसके ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वहाँ पर एक्यूरेसी, डेटा को इनक्रिप्ट करना जैसी बहुत सारी जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो सपोज दिस इज़ योर अर्थ, सो देयर आर 7 different satellites. Okay, this is the geosynchronous orbit. So there is one satellite, another satellite is there, another one is there, one is here, another one is here, another one, and another one. So this is the positioning of the geosynchronous orbit. सो एज वी हैव डिस्कस, ये नेविगेशन और पोजीशनिंग में मदद करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, इन ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी हो, इसकी जानकारी हमें देता है, एग्रीकल्चर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लैंडस्लिप, अर्थक्वेक, फ्लड्स और सुनामी की जानकारी देता है, साथ ही साइक्लोन, हाई वेव्स, फिशरमैन्स को अलर्ट करना, इंडियन ओशन में क्या घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी देना। अलॉन्ग विद दैट ये डिफरेंट सर्विसेज के लिए जो रिलायबल लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए लोकेशन की आवश्यकता होती है उसे प्रोवाइड करता है, और साथ ही जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं नाविक की, जो कि डिफेंस या हमारी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, विद द हाई एक्यूरेसी इट प्रोवाइड्स दैट। सो दिस इज़ हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको ये जियो सिंक्रोनस आप देखेंगे, दिस इज़ दी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पर आपको ये सैटेलाइट्स दिखाई देंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इंडिया म्यांमार के पैराडॉक्शियल पॉलिसीज़ को लेकर। देखिए 31 जुलाई और 1 अगस्त यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहे हैं कि इतिहास में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डेट होने वाली है म्यांमार की, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है म्यांमार के मिन स्वी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है 4th एक्सटेंशन ऑफ द इमरजेंसी, जो कि अब अपकमिंग 6 महीने के लिए आपको दिखाई देगी, जो कि 2008 का जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विपरीत है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मिलिट्री राइम है इसको इन्होंने डिसाइड किया है कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं जिनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, या इनकी जो सेंटेंस है इसे कम कर दिया जाएगा, जिसमें आपको आंग सान सुई की देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो कि डिपोस्ट प्रेसिडेंट हैं, साथ ही आपको विन मिंथ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग जो इंडिया के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है, हमें समझना है। अब देखिए इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो म्यांमार स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया को बेनिफिट देती है इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए, फिजिकल एज वेल एज सोशल कनेक्टिविटी। बेसिकली ये कनेक्ट करती है डेवलप्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विद द डिफरेंट रिलीजन, एक तरीके से की लिंकिंग हो जाती है विद द साउथ एशिया टू द साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़। यहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पहली बात की जा रही है इमरजेंसी एक्सटेंशन एंड इलेक्शन। देखिए जो एक्सटेंशन होता जा रहा है लगातार, यहाँ पर इमरजेंसी बार बार इम्पोज की जा रही है, इसकी वजह से जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, रिजल्टेड इनटू जो सिविलियंस हैं दे हैव टू सफ़र अलॉट। साथ ही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से वायलेंस का लेवल बढ़ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि जो म्यांमार की मिलिट्री है इनका 30 से 40% म्यांमार की टेरिटरी पे कंट्रोल आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से नेशन वाइड इलेक्शन कराना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल समस्या बनी हुई है। इसी के अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो रीशफलिंग हुई है मिलिट्री बैक्ड यूएसडीपी की, उसके कारण भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न बना होता है अबाउट द कमिटमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। सू कीज़ की रिलीज़ के बाद आप देखेंगे जो रिडक्शन है सू कीज़ के सेंटेंस का, जो इनके हाउस अरेस्ट का, इसको कम कर दिया गया है, और इनका जो रिटर्न है ये कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी, गवर्नमेंट रेजिस्टेंस और कोऑपरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सिंबॉलिक जेस्चर एंड इंडियाज पॉलिसी। देखिए इनिशियली इंडिया एड कर रहा था म्यांमार को ड्यूरिंग द पैंडमिक एंड द कॉप, बट शिफ्टेड फोकस टू द मणिपुर वायलेंस। Concerns over trafficking and drug smuggling led India to suspend the free movement right, and India policy reflects a paradox between democratic commitment as well as the security concern. And these reports suggest that India's increased arms supply to the military post-COP, engaging with the Suki and pro-democratic actors, avoiding blanket scrutinizing of the refugee, and fostering compassion could not be positively approached.
चलिए दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया और म्यांमार एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल रिलेशन यहाँ पर शेयर करते हैं। इंडिया और चाइना की अगर हम इंडिया और म्यांमार की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको बायलैटरल ट्रेड दिखाई देगा, जो कि लगभग $2 बिलियन से भी ज़्यादा का है। चाइनीज़, सिंगापुर, कोरियन, जापानीज़, थाई, वियतनामीज़ बिजनेस ऑल आर एक्टिवली सीज्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन म्यांमार। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट आइटम पल्सेस फ्रॉम द सिंगल लार्जेस्ट आइटम इन म्यांमार लिमिटेड टू द एक्सपोर्ट बास्केट। इसी के अलावा इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिफेंस रिलेशनशिप की बात करें तो डिफेंस के लिए आप देखेंगे म्यांमार हैज़ एक्वायर्ड रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन सिस्टम, रडार एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग 37.9 मिलियन वर्थ ऑफ टॉर्पीडोज फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। वहीं अगर हम कल्चरल रिलेशनशिप की बात करें तो आप देखेंगे 11th सेंचुरी में आनंदा टेम्पल जिसे म्यांमार में बनवाया गया था, दैट वाज डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जिसको रेनोवेट कराया गया था इंडिया की सहायता से। यहाँ पर इंडिया रिलेशनशिप के अगर हम टाइज देखें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए इसी के अलावा इंडिया और म्यांमार में आपको देखने मिलेंगे ग्रांट इन एड टू म्यांमार एज इंडिया। इसमें आप देखेंगे कलादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर का डेवलपमेंट, 69 ब्रिजेस ऑन दी तामू केलेवा रोड का कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 किलोमीटर कालेवा यारगई कॉरिडोर। इसके अलावा आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको इंडिया के द्वारा असिस्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे। इंडिया के अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया के एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने म्यांमार के एनर्जी सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे हम ऑयल की बात करें, गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें या पावर जनरेशन की बात करें। यहाँ पर सागर विजन को लेकर आया गया है जिसमें सितवे पोर्ट को डेवलप किया जाएगा म्यांमार में। इसी के अलावा सितवे पोर्ट जो है वो कि चाइना के क्याकू पोर्ट को काउंटर करने के लिए यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन लैंड बॉर्डरिंग क्रॉसिंग जैसे डिफरेंट एग्रीमेंट्स को लेकर आगे बढ़ती हैं। ये है इंडिया और म्यांमार की रिलेशन जो मैं आपको सितवे पोर्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। इट इज़ हेयर, ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए ये जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रूट प्रोवाइड कर रहा है टू द ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद दिस सितवे प्रोजेक्ट। ये देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ दी कलादान, राइट, and then expanding further via river and road to Mizoram and in the northeast. Here you can see again in this area ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सी मोड दिखा आपको, रिवर मोड दिखा एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ सितवे प्रोजेक्ट इन म्यांमार रखाइन स्टेट। इसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि ये कलादान रिवर जो म्यांमार है उसको फैसिलिटेट करेगा विद द इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर सितवे पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ और सी रोड एंड रिवर पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा सो दैट जितनी भी फैसिलिटी है ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन है इन्हें आसानी से और कम समय में कंप्लीट किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया जापान स्टडीइंग से वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद श्रीलंका, इसको लेकर कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक है। देखिए इंडिया जापान और श्रीलंका यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ नए तरीकों को जहाँ पर वो अपने ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को फिर से स्टार्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है कैंसिल हो गया है, जहाँ पर इंडिया जापान और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो प्रोजेक्ट है कोलंबो श्रीलंका का, वहाँ देखिए जो कैंसिलेशन है ECT MOU एंड सस्पेंशन ऑफ द जापानीज फंडेड रेल ट्रस्ट प्रोजेक्ट जिसको प्रीवियसली गोटाबाय राजपक्षे गवर्नमेंट ने स्ट्रीन कर दिया था, यहाँ पर इसके कैंसिलेशन होने की वजह से कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिली। हालांकि इंडिया और जापान ने एक्सटेंड किया अपने इकोनॉमिक असिस्टेंस को कि वो श्रीलंका को उसके इकोनॉमिक क्राइसिस में कंटिन्यू देते रहेंगे। रिटर्न में श्रीलंका गवर्नमेंट ऑल्सो सीक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। इसी को लेकर जॉइंट इकोनॉमिक विजन स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया श्रीलंकन प्रेसिडेंट के द्वारा, जहां पर
इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया कि बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड कनेक्टिविटी, ट्राइंको मिल्स, ऑयल पाइपलाइन हब्स, टूरिज्म और एजुकेशन जैसी बातें भी की गई हैं। आगे अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैटलाइज किए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा सो दैट दे इन्वेस्ट अ लॉट इन दी श्रीलंकन सेक्टर। वहीं श्रीलंका एक तरीके से इस उम्मीद में भी है कि जो जापान है, जापान भी इंडिया के जैसे ही उसकी मदद करेगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई चाइना का रोल यहाँ पर क्या है। देखिए, इंडिया और जापान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू इन्वॉल्व चाइना इन दी क्रेडिटर्स प्लेटफॉर्म फॉर श्रीलंकन फॉरेन डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। ऑल्दो चाइना ने यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह शांति से बैठने का निर्णय साध लिया है। अब देखिए, प्रोजेक्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें श्रीलंका में चाइना इन्फ्लुएंस की, तो चाइनीज़ फर्म अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट। एक स्टेट रन चाइनीज़ फर्म है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, इनको अवार्ड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप द कोलंबो पोर्ट्स ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका। साथ ही ट्रायलैटरल डील को यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है पूरी तरीके से, जिसमें इन्वॉल्व थी इंडिया, जापान एंड श्रीलंका, ताकि डीप सी कंटेनर पोर्ट्स का डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाए। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जहां पर हम्बनटोटा पोर्ट की बात की जाए या फिर स्टेट रन चाइनीज़ कंपनी की बात की जाए, जिसको 99 साल की लीज पर यहां पर दे दिया गया है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया and Japan now they have decided that they should be more concerned towards the infrastructure project in the Japan। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जहां पर एमपीसी ने होल्ड की है रेट लिफ्ट्स फाइनेंशियल ईयर 24 इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5.4%, जिसकी वजह से आप देखेंगे ग्रोथ रिटेन होती हुई हमें नज़र आएगी। बात कर रहे हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इन्होंने रिजर्व बैंक की जो एमपीसी कमेटी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज रहने वाली है विथ 6.5%। वहीं इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की बात करें तो एमपीसी ने रेज कर दिया है इस प्रोजेक्शन को कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो फिस्कल ईयर 30 में बेसिक पॉइंट से 5.4% तक इंक्रीज हो सकता है। इन्फ्लेशन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो आरबीआई गवर्नर हैं मिस्टर श्रीकांत दास, इन्होंने बताया है कि जो इन्फ्लेशन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये 4.3% मई 2023 में आपको देखने के लिए मिला था। जून जुलाई में यही लगातार एक्सपांड हुआ बिकॉज ऑफ दी वेजिटेबल प्राइजेस हाइक। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो वीक एक्सटर्नल डिमांड की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्ट्रेन हमें देखने के लिए मिली है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये पूरा सिस्टम है क्या। कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं फॉर आर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहला टर्म आ जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। एक पोर्शन है ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप एज अ रिजर्व विथ द सेंट्रल बैंक। ओके, दूसरी बात करें अगर हम आईसीआरआर, इट इज़ द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, एक एक्सटेंशन है रेगुलर सीआरआर का। ये रिक्वायर करता है बैंक्स को कि वो एक एडिशनल पोर्शन है जो अपने पास इन अ इंक्रीमेंटल फॉर्म उसको यहाँ पर रिजर्व करके रखें विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक टर्म हमें देखने मिल जाती है विच इज़ दी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ये रेफर करती है टोटल डिपॉजिटेड हेल्ड बाय अ बैंक्स कस्टमर दैट आर सब्जेक्ट टू इमीडिएट विड्रॉवल। लाइक जैसे ही डिमांड की जाएगी इमीडिएट यहाँ पर विड्रॉल किया जाएगा, एज वेल एज डिपॉजिट दैट हैव स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इसको ये रेफर करता है एक ऐसी प्रोसेस से जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करती है मनी सर्कुलेशन को इन दी इकोनॉमी। वहीं अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को लेकर तो आप देखेंगे सीआरआर, आईसीआरआर ऐसे टूल्स होते हैं जिनको सेंट्रल बैंक यहाँ पर यूज़ करती है एज देयर मॉनेटरी मेजर
ताकि ये अचीव कर सकें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकें। तो आप याद रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो आपको CRR, ICRR देखने के लिए मिलेंगे। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है चाइनाज स्पॉन्ज सिटीज़ इनिशिएटिव। देखिए, सबसे पहला सवाल आएगा चाइना में हो क्या रहा है। रिसेंटली आप देखेंगे डेवास्टेटेड फ्लड हो गए हैं, कैजुअलिटी बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमें देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से लगातार कोई ना कोई विवाद देखने के लिए मिल रहा है। इसी को लेकर 2015 में एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा था जिसे बोला जा रहा है स्पॉन्ज सिटी। ये इनिशिएटिव एम करेगा ताकि फ्लड रेजिलियंस मेजर सिटीज़ को बनाया जा सके, रेन वाटर को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के साथ। देखिए, जो स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव है ये फ्लड रिस्क एरिया, अर्बन एरियाज़ में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ऐसे स्थान जो हाईली पॉपुलेटेड हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे लाइक परमिएबल एसफाल्ट, नए कैनल्स को बनाना, पॉन्ड्स को डेवलप करना, वेटलैंड रिस्टोरेशन करना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ड्रेनेज और स्टोरेज को देखना। साथ ही यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स हैं, फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर कर कर एक हाई क्लास अर्बन एनवायरनमेंट, अर्बन सिटीज़ को डेवलप करना ही स्पॉन्ज सिटी का काम है। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, रैपिड अर्बनाइजेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। वेटलैंड्स की संख्या ख़त्म होती जा रही है, फ्लड प्लेन्स आपको लगातार बढ़ते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग की सिचुएशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ऐसे केस में पायलट प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है विद लोकल प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन रूफ एंड रेन गार्डन, ताकि जो रन ऑफ वाटर है इससे होने वाली समस्या को कंट्रोल किया जा सके। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है। देखिए, स्पॉन्ज सिटी जो मेजर है ये अगर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तभी भी जो रिसेंट फ्लड डिज़ास्टर है उनको रोका नहीं जा सकता। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट का सजेशन ये भी है कि स्पंज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीमीटर, दैट मीन्स 7.9 इंचेस रेन पर डे को झेल सकते हैं, लेकिन अनप्रेसिडेंट रेनफॉल अगर यहाँ पर हो जाएगा जो कि 200 mm से ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में ये भी इसको झेल नहीं पाएंगी। तो आपको याद रखना है जब हम स्पॉन्ज सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव ऑफ चाइना। दीज आर द इमेजेस जहाँ पर कुछ इस तरीके से इनको इस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए मूव करते हैं मेंस के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू इंडिया एंड जापान व्यू देयर रोल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन and what initiatives have they taken to promote regional stability and cooperation? Next question is what is the primary role and function of the Election Commission of India? Also highlight the significance of delimitation commission. आप इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारी वेबसाइट rousacademy.in पर जा सकते हैं। There you can upload your answers, we will examine it and get back to you. So इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.